हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हम कारक पढ़ रहे थे। कारक के भेद और 3 कारक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े। तो आगे के कारक को हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो कारक क्या होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और कारक के चिन्ह क्या होते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारकों को बताने वाले जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। और यहाँ आपने कुछ वाक्य पढ़े जो बिना कारक चिन्हों के थे। श्री राम युद्ध किया, तो यहाँ कारक चिन्ह नहीं था, इसलिए इसमें वाक्य के जो शब्द हैं इनका कोई संबंध हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने कहा श्री राम ने युद्ध किया, तो हमें श्री राम यानी कर्ता और क्रिया का संबंध यहाँ हमें पता चल रहा है। उन्होंने रावण मारा, इसमें भी आपको कारक चिन्ह नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे ही आपने इसको कारक चिन्ह को लगाया तो आपको कर्ता, क्रिया और कर्ता और साथ में जो कर्म है उसका संबंध पता चला। तो उन्होंने रावण को मारा, इससे हमें पता चलता है वाक्य के अन्य पदों या शब्दों के साथ, पद कह सकते हैं लेकिन पद आपने पढ़े नहीं है तो इसे हम शब्द ही कहेंगे। श्री राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पर 3 विभक्ति चिन्ह, श्री राम ने रावण को तीर से, 3 विभक्ति चिन्ह यहाँ पर लगे हैं। चलिए, कारक के यहाँ 8 भेद हमने पढ़े, जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए ऑब्लिक में, अपादान से अलग होने के लिए, अलग होने के अर्थ में इसका लिया जाता है। संबंध, जब हम कर्ता या अन्य पदों के साथ कर्ता का संबंध बताते हैं तो संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने। अधिकरण में और पर, और संबोधन हे, अरे, अजी। तो कर्ता किसी वाक्य में कार्य करने वाले को, काम करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के किसी अन्य पर पड़ता है तो वह कर्म कहलाता है। करण, किसी भी कार्य को करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है या जिस साधन को ही हम करण कहते हैं। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जैसे राम ने राधा के लिए फल लाए, या ऐसा आप कह सकते हैं राम राधा के लिए फल लाया। तो यहाँ पर राम ने काम किया है राधा के लिए, ठीक है। तो अपादान से चिन्ह है, लेकिन अलगाव के लिए, जिसमें 2 वस्तु या 2 व्यक्ति या 2 चीजें, 2 प्राकृतिक चीजें, जैसे हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ गंगा और हिमालय का अलगाव हो रहा है, अलग हो रही है गंगा हिमालय से। संबंध काकी के, रारी से। अधिकरण में पर जो क्रिया का आधार होता है वो आपका अधिकरण। संबोधन, जिसमें हम किसी को पुकारते हैं, वहां संबोधन हे, अरे और अजी हम प्रयोग करते हैं। तो कर्ता कारक आपको बताया था, जिसमें कार्य को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे सुनील दौड़ लगाता है, यहाँ पर आपका सुनील क्या है, कर्ता है, और काम हो रहा है, दौड़ लगाता है। ये अकर्मक क्रिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है, क्रिया का प्रभाव सीधे सुनील पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आपका अकर्मक क्रिया है। मोहन ने पत्र लिखा, इसमें काम करने वाला मोहन, और क्या लिखा, पत्र लिखा। तो क्रिया हुई है लिखने की, लेकिन इसका प्रभाव पड़ा है पत्र पर, तो ये आपका कर्म कारक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म है, इसलिए ये सकर्मक, इसमें कर्म नहीं है, अकर्मक। इसने कहा कि कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने है, लेकिन ने चिन्ह कब लगता है,
ने चिन्ह तब लगता है जब आपकी क्रिया जो है भूतकाल में हो या सकर्मक क्रिया हो, तो उस समय ही आपका ने चिन्ह लगता है, नहीं तो इसमें शून्य कारक चिन्ह भी होता है। जैसे सुनील दौड़ लगाता है, कौन लगाता है? सुनील लगाता है। यहाँ पर आपको चिन्ह नहीं दिया गया, इसमें शून्य कारक चिन्ह है, क्योंकि यह आपका इस शर्त को जो है पूरा नहीं करता है कि वो भूतकाल और सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, कर्म कारक। राम ने रावण को मारा, तो जिस शब्द से क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को हम को कहते हैं। और कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को मारा, तो राम आपका काम करने वाला है, इसलिए राम कर्ता हो गया। मारा यहाँ क्रिया है, और किसको मारा? रावण को, तो यहाँ पर रावण आपका कर्म है। किसको मारा? रावण को। ठीक है। निशा दूध पीती है, तो निशा कर्ता और पीती है आपकी क्रिया, और दूध आपका कर्म हो गया। करण कारक भी हमने पढ़ा था। करण का अर्थ होता है साधन, अर्थात जब आप किसी कार्य को करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है, तो वहां जो है उस साधन को हम करण कारक कहते हैं। तो देखिए, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। करण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे, किसके द्वारा, किसके साथ शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आपको प्राप्त होगा वही आपका करण कारक होता है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो किससे मारा? तीर से, तो तीर यहाँ आपका करण कारक है। अब आज की क्लास में आप लिखिएगा, हेडिंग डालेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। तो राम सीता के लिए फल लाया, तो जहां पर कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या क्रिया करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए तथा को है। लिखिएगा, संप्रदान कारक, तो कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। चलिए संप्रदान कारक की परिभाषा लिखेंगे अब। चलिए, अब संप्रदान कारक की आप पहचान कैसे करेंगे? संप्रदान कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ आपको प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है आपको? किसको, किसके लिए प्रश्न करने पर जो उत्तर आपको प्राप्त होता है वही संप्रदान कारक होता है। यानी किसी वाक्य में आपको संप्रदान कारक की पहचान करनी हो, किसी वाक्य में आपको संप्रदान कारक की पहचान करनी हो, तो आप प्रश्न करेंगे किसके साथ? क्रिया के साथ। किसको और किसके लिए प्रश्न करने पर आपको जो उत्तर प्राप्त होता है वही आपका संप्रदान कारक कहलाता है। चलिएगा, लिखिए। चलिए, अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, अतिथि राधा के लिए उपहार लाए, तो हमने संप्रदान कारक की पहचान करनी है। तो हमने क्या कहा? आपको क्रिया के साथ किसको और किसके लिए प्रश्न करने हैं। तो देखिए, अतिथि राधा के लिए उपहार लाए हैं,
किसके लिए उपहार लाए हैं? राधा के लिए। क्या? किसके लिए उपहार लाए हैं? राधा के लिए। तो यहाँ पर आपका राधा क्या हो गई है? राधा के लिए आपका संप्रदान कारक हो गया है। और भी आपका जैसे उदाहरण हो सकते हैं। तो प्रश्न आपको करना है क्रिया के साथ। क्रिया यहाँ पर उपहार लाने की क्रिया हो रही है। तो किसके लिए उपहार लाए? राधा के लिए। तो ये आपका संप्रदान कारक है। तो किसी भी वाक्य में आपको जब संप्रदान की पहचान करनी हो तो आप इस तरह से प्रश्न कर सकते हैं, किसको, किसके लिए प्रश्न करेंगे आप तो आपको इसका उत्तर मिलेगा, वही आपका संप्रदान कारक होगा। तो यहाँ पर आपका संप्रदान कारक यही है। चलिएगा, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका पांचवा कारक का भेद है अपादान कारक। पांचवा भेद है अपादान कारक। चलिए लिखिएगा, हेडिंग डालेंगे अपादान कारक। अपादान कारक। अपादान कारक में एक उदाहरण है यहाँ, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलगाव या अलग होने का या तुलना होने या दूरी होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गंगा हिमालय से निकलती है। क्या कहा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का, तुलना होने का या फिर दूरी होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। इसका विभक्ति चिन्ह से है और इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे, कहां से शब्द लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होगा वही अपादान कारक होगा। तो यहाँ पर प्रश्न आप लगाएंगे क्या? किससे और कहां से। तो देखिए, निकलती है, कहां से निकलती है गंगा? हिमालय से। तो हिमालय यहाँ पर आपका क्या होगा? ये अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किससे गिरते हैं? क्या गिरते हैं? किससे गिरते हैं? पेड़ से। तो देखो, गंगा हिमालय से किससे गिरे? यहाँ पेड़ से। तो किससे गिरा भाई? पेड़ से गिरा। तो ये पेड़ आपका क्या हो जाएगा? अपादान। ठीक है, तो चलिए इसको लिखें आप। तो अपादान जिसमें एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का या तुलना होने का या दूर होने का भाव प्रकट हो वह आपका अपादान कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ प्रश्न करेंगे किससे और कहां से। तो किससे निकलती है? हिमालय से निकलती है। ठीक है, दूसरा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किससे गिरते हैं? पेड़ से। तो पेड़ से, तो यहाँ पर पेड़ से ही अपादान कारक होगा और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो से है और इससे का अर्थ अलग होने से, तुलना होने या दूरी के भाव को ये प्रकट करता है। चलिएगा, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर आपका संबंध कारक। संबंध कारक। संबंध कारक। चलिए, संबंध कारक में क्या कहा गया? यह पिताजी की गाड़ी है। यह
पिताजी की गाड़ी है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ जाना जाए वह आपका संबंध कारक कहलाता है। तो जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध आपको पता चले या उसका बोध हो, या जहां पर आपको जाना जाए, आपको ये पता चल रहा है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ, या फिर एक व्यक्ति का किसी वस्तु के साथ, या वस्तु का व्यक्ति के साथ, या व्यक्ति का वस्तु के साथ संबंध जहां पर वो बताता है, वही आपका संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के चिन्ह आप जानते हैं, काकी के, रारी रे और नानी ने। ठीक है, ये आपके संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ किसका, किसकी, किसके शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही संबंध कारक होता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या क्या आप लगाएंगे प्रश्न, किसका, किसकी, किसके शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो भी उत्तर आपको मिलेगा वह आपका संबंध कारक कहलाएगा। चलिएगा, इसे नोट कीजिए आप। चलिए, तो आइए इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे राम राजा दशरथ के पुत्र थे। राम राजा दशरथ के पुत्र थे। तो हमने क्या कहा अभी कि किसी वाक्य में जब आप प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ किसका, किसकी और किसकी, तो राम राजा दशरथ के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के। किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के। तो अब प्रश्न कौन सा लगाना है, ये तो अकॉर्डिंग टू वाक्य आपके पास जो उसके अनुसार ही होगा, जो आपके सामने वाक्य होगा उसी के अनुसार आप जो है इस पर लगाएंगे। यहाँ पर किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के। तो राजा दशरथ यहाँ पर आपके क्या हो गए हैं? ये आपके संबंध कारक। तो राजा दशरथ और राम का बेटा यहाँ पर संबंध है। राम और राजा दशरथ का आपस में संबंध है। चलिए नोट करेंगे आप इसको भी। सातवां जो कारक का भेद है वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, तो नेक्स्ट लिखेंगे आप अधिकरण कारक। इसके लिए भी एक उदाहरण से इसको आप समझेंगे। अधिकरण कारक क्या होता है? चलिए बच्चों, तो इसके लिए अधिकरण के लिए एक उदाहरण दिया है। पक्षी डाल पर बैठे हैं। पक्षी डाल पर बैठे हैं। जिस शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो उसे अधिकरण कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। और इसके विभक्ति चिन्ह हैं में और पर, दो चिन्ह हैं इसके। अधिकरण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसमें, किस पर, कहाँ या कब शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर में मिलता है, जो उत्तर आपको प्राप्त होता है वही आपका अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है, चलिए तो लिखिएगा अधिकरण कारक की पहचान के लिए किसके अधिकरण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसमें, किस पर
कहाँ या कब शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही अधिकरण कारक होता है, वही अधिकरण कारक होता है। चलिए चलिए अधिकरण का दूसरा उदाहरण है, जैसे पौधे गमले में लगे हैं। जैसे पौधे गमले में लगे हैं, तो पौधों का आधार बेटा यहाँ पर क्या है? पौधों का आधार है गमला। ठीक है, तो प्रश्न क्या करेंगे आप? किसमें लगे हैं? गमले में लगे हैं। तो पौधे किसमें लगे हैं? पौधे गमले में लगे हैं। तो यहाँ आपका जो उत्तर है वो गमले में है, और जो कि अधिकरण कारक है इसका चिन्ह में है, जिसको हम आधार कहते हैं, जो किसी क्रिया का आधार होता है। ठीक है, तो पौधे गमले में लगे हैं, किसमें लगे हैं? पौधे गमले में। और अंतिम यहाँ पर क्रिया का भेद, जो कारक का भेद है वो है आपका संबोधन कारक। अंतिम भेद है संबोधन कारक। चलिएगा लिखिएगा, हेडिंग डालेंगे संबोधन कारक। जिन्होंने ऊपर का नहीं लिखा है उनको भी आप नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिएगा। चलिए चलिए अंतिम है संबोधन। अब देखिए संबोधन क्या होता है। जैसे उदाहरण के लिए, हे भगवान इस बेचारे की रक्षा करना। हे भगवान इस बेचारे की रक्षा करना। शब्द का वह रूप जिससे किसी को पुकारे जाने के भाव का ज्ञान हो उसे संबोधन कहते। संबोधन का मतलब होता है किसी को पुकारना, किसी को बुलाना। तो यहाँ भगवान को बुलाया जा रहा है किसी बेचारे की रक्षा के लिए। हे भगवान इस बेचारे की रक्षा करना। और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो हे, और यहाँ पर आप संबोधन चिन्ह भी आपके पास आ जाता है। तो इसकी पहचान तो बहुत आसान है, क्योंकि जहां आपको संबोधन का चिन्ह दिखे, कुछ और आता ना आता, वो आपको जरूर आएगा कि ये आपका संबोधन कारक है। हे भगवान इस बेचारे की रक्षा करना। तो चलिए, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर कारक और कारक के 8 भेद पढ़े, जिसमें सबसे पहला भेद आपका था कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में कारक और कारक के भेद पढ़ लिए। चलिए तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने कारक को रिवाइज किया, और कल की क्लास में हम कारक पर आधारित प्रश्न लेके आएंगे, और साथ में यहाँ पर हम इसको प्रश्नों के साथ रिवाइज भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।